दिसंबर 2024 की प्रथम सप्ताह की बात है। विदेश की रहने वाली एक लड़की जो कि दुबई घूमने के लिए आती है। दुबई घूमते घूमते उसके दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना एक प्रयोग कर लिया जाए। दरअसल उसके दिमाग में आता है कि उसके पास एक बहुत महंगा गोल्ड का हार होता है और साथ ही साथ उसके पास एक अंगूठी होती है जो कि हीरे की होती है। उस गोल्ड के हार और उस हीरे की अंगूठी को एक ऐसे जगह रखने के प्लान बनाया जहां पे बहुत सारे लोगों का आना जाना लगा रहा हुआ था। ऐसे ही एक मार्केट में पहुंच जाती है। फुटपाथ है, फुटपाथ के किनारे बहुत सारी महंगी महंगी गाड़ियां खड़ी होती है। साथ ही वो महिला आराम से छिप जाती है और अपने वो गोल्ड की उस हार को और वो हीरे की अंगूठी को वो कार के बोनेट पे रख देती है और कार के बोनेट पे रखने के बाद छिप जाती है और उसका एक कैमरा होता है, कैमरा लगा देता है जो चल रहा था। लगभग 30 मिनट का समय बीत जाता है और इस 30 मिनट के समय में किसी भी व्यक्ति ने, लगभग सैकड़ों लोग आते हैं जाते हैं, उन्हें निगाहें जरूर जा रही थी लेकिन किसी ने भी उस हीरे की अंगूठी को ना उठाने की कोशिश की, ना ही उस गोल्ड की हार को उठाने की कोशिश की, जबकि उनकी कीमत बताई जा रही है लगभग 12 से 15 लाख रुपये की आसपास की वो गोल्ड होता है और वो हीरे की अंगूठी होती है। जब आधे घंटे बीत जाती है तो उस महिला को इत्मीनान हो जाता है कि आखिरकार इसे कोई उठाएगा नहीं, इसे कोई छुएगा भी नहीं। तभी वो एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे अपलोड कर देता है और जैसे ही सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड होता है पूरी दुनिया में इस वीडियो की चर्चा होनी शुरू हो जाती है। लोग कहने लगते हैं कि कानून तो हर देश में बने होते हैं लेकिन कानून का दरअसल इन्हीं जगहों पे पालन होता है, इसीलिए किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है। ना कोई चोरी कर सकता है, ना ही कोई डकैती डाल सकता है, ना ही कोई जो कानून होता है चाहे ट्रैफिक की कानून हो या फिर वहाँ की लोकल की बनाए हुए कानून हो, किसी में भी तोड़ने की हिम्मत नहीं होती है। दरअसल आज की जो कहानी मैं सुनाने वाला हूँ, इस कहानी में कुछ ऐसे ही होता है। कानून था, कानून का पालन करना था लेकिन कानून का पालन तोड़ देता है और जब कानून टूट जाता है तो उसको सज़ा सुनाई जाती है। जब इस सज़ा की जानकारी उसके घर वालों पे पहुंचते हैं तो ना ही घर वालों को बल्कि पूरे गांव वालों को रो को बुरा हाल हो जाता है। अब करे तो करे क्या, क्योंकि मामला आप सऊदी अरब से जुड़ा हुआ होता है, वहाँ की कानून की इतनी सख्ती से जो पालन होता है। जय हिंद, जय भारत। मैं कौशल, मैं जो आज की सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है सऊदी अरब से। दरअसल सऊदी अरब के मंत्रालय में एक पत्र लिखा जा रहा था और जब पत्र लिखा जा रहा था उस पत्र जब पूरा कंप्लीट होता है उस पर संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर हो जाते हैं। हस्ताक्षर के बाद तत्काल प्रभाव से उस लेटर को भारत के दूतावास तक भेजा जाता है ताकि देरी ना हो। जब देरी ना हो तो जो भारत के दूतावास के अधिकारी के पास पहुंचता है तो वो कहते हैं कि इस लेटर को जितनी जल्दी हो सके भारत के विदेश मंत्रालय पहुंचा दो ताकि किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना होनी चाहिए। भारत के विदेश मंत्रालय में पहुंचता है यानी कि दिल्ली आ जाता है और दिल्ली से वो लेटर चलना शुरू होता है तो सीधा उत्तर प्रदेश के मेरठ के जिला अधिकारी के पास पहुंचता है और जैसे ही जिला अधिकारी के पास वो लेटर पहुंचता है तो उस लेटर को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं यानी कि एसएसपी मेरठ के पास। एसएसपी मेरठ विपिन ताडव के पास जैसे ही वो लेटर पहुंचता है वो कहते हैं इस लेटर को रुकना नहीं है, जितनी जल्दी हो सके वहाँ पहुँचाई। यानी कि संबंधित थाना होता है मुडाली, सौम्या जो एसएचओ होती है मुडाली की, उन्होंने तत्काल प्रभाव से सीधा गांव की तरफ रवाना होती है जो कि राजोटी गांव इनके थाना क्षेत्र में ही होती है। वहां जाती है और वहां पूछा जाता है कि गांव में लगभग 10,000 लोगों की आबादी होती है, बड़ा गांव होता है। वहां जाके पूछती है कि यहाँ पे जोवेद नाम का कौन व्यक्ति होता है जिनका बेटे का नाम जैद हो। जैसे ही ये बात पूछी जाती है कुछ लोग चुपचाप हो जाते हैं, पुलिस को देख के अक्सर देख के चुप हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी मशक्कत करने के बाद आखिरकार पूछते पाछते वो जैसे ही जुबैर के घर पहुंचते हैं वहां जाके पूछा जाता है कि आपका बेटा क्या सऊदी अरब में रहता है, जिसका नाम मोहम्मद जैद है।
वो बोलता है हाँ जी हाँ तो ज़रूर। बोलते हैं अच्छा आपके बेटों को फांसी की सज़ा की हुक्म सुनाई गई है और वो फ़िलहाल जिहाद सेंट्रल जेल सुमेसी सऊदी अरब के अंदर है। आप अगर कोई दिक्कत कोई एतराज़ ना हो तो वहाँ की सरकार ने आपको एक मौका दिया है, अवसर दिया है। अगर आप दया याचिका डालना चाहते हैं, अपने बेटे की सज़ा को कम कराना चाहते हैं या फिर माफ़ कराना चाहते हैं तो आप दया याचिका डाल सकते हैं। यदि वहाँ की सरकार को अगर सही लगता है तो हो सकता है कि आपका बेटा बच जाए, यदि सही नहीं लगता है तो उसकी मौत पक्की है। जैसे ही ये बात सूचना दी जाती है, सूचना देने के बाद उसके जो पिता होते हैं जुबैर, उनकी हालत ख़राब हो जाती है। देखते देखते घर के पूरे सदस्यों को इस बात का पता चल जाता है। घर के अंदर उनके पत्नी है, रिहाना नाम है उनका खुद का नाम जुबैर है। उनके 7 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं। 7 लड़कों में जो 3 बड़े लड़के हैं जिनका मोइन, जैद, फैजल, ये सऊदी अरब में नौकरी करते हैं। वहाँ से जो 25 से 30 हज़ार रुपये महीने के मिलते हैं कमा कर, वो देते हैं। एक बेटा है जो पुलिस का तैयारी करते हैं, 2 बेटा जो है बाकी वो अभी पढ़ाई करता है। दरअसल जैसे ही ये खबर मिलती है उसके बाद लोगों को कहानी याद आती है, मीडिया वालों को जमघट लग जाती है। अब अखबार वाले हो, टीवी वाले हो या सोशल मीडिया पे काम करने वाले लोग हो, सीधे गांव जाते हैं। गांव जाने के बाद जानकारी जुटाना शुरू कर देते हैं। पता चलता है कि जो जुबैर का दूसरे नंबर का लड़का है जिनका नाम जैद होता है, जैद साल 2018 में सऊदी अरब के लिए गया था। और सऊदी अरब के लिए जब गया था तो काफ़ी वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, उसको एक ही काम आता था, ड्राइवरिंग का। यानी कि कोई भी वाहन चला सकता है, गाड़ी चला सकता है, कार चला सकता है, इसकी वो तैयारी करके गया था। उसके बाद बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जब वहाँ पे जाते हैं तो सऊदी अरब की एक कंपनी में, उस कंपनी में वो एक नौकरी मिल जाती है। लेकिन जैसे ही वो उस नौकरी को ज्वाइन किया तो उसको ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे वेतन कम है, अगर यहाँ से कई दूसरी जगह को स्विच करे तो शायद ज़्यादा पैसा मिल सकता है। इसीलिए वो हर दिन काम तो ज़रूर करता था लेकिन कम वेतन का मलाल रहता था कि जिस हिसाब से वो यहाँ आया था उस हिसाब से उसको पैसे नहीं मिलते हैं। घर वालों को भेजे तो क्या भेजे, बचाए तो क्या बचाए, खुद खाए तो क्या खाए। इसीलिए 1 साल उसका कैसे गुजर जाता है उसको पता ही नहीं चलता है। 1 साल के बाद वो स्विच करता है एक दूसरी कंपनी में, अल जाफर कंपनी में वो स्विच कर लेता है, वो ज्वाइन कर लेता है और वहाँ पे वो गाड़ी चलाता है। अब वो वहाँ पे तनख्वाह भी ठीक मिलने लगती है, उसकी लाइफ जो है बढ़िया तरह से चलने लगती है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे कि मुंह मांगी मुरादें पूरी होने लगती है। अब सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एक दिन उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। कार का एक्सीडेंट कुछ बड़ा था। जैसे ही मालिक को ये बात पता चलती है तो मालिक को बहुत बड़ा गुस्सा आता है। वो जैद को समझाने की कोशिश करता है लेकिन जैद करता तो करता क्या, गाड़ी तो काफ़ी हद तक नुकसान हो चुका था। इसीलिए मालिक का गुस्सा बर्दाश्त से बाहर हो जाता है और जैद के ऊपर एक मुकदमा दर्ज कर देता है, कार की वसूली का एक मुकदमा दर्ज कर देता है। जैसे ही इस लड़के को ये लगता है कि जो गल्फ कंट्री होती है, कोई भी कार की कीमत अगर देखी जाए तो सामान्य कार की कीमत जो होती है 20-30 लाख की से कम नहीं होती है। अगर कोई बड़े सेट की गाड़ी चलाई जाए तो पता चलता है कि 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ तक की कीमत की गाड़ियां होती है। अब ऐसी स्थिति में वो एक मजदूर जो ड्राइवर है वो कहाँ से इतने सारे पैसे का इंतजाम करेगा। मौका मिलता है और वो वहाँ से भाग जाता है। जब भाग जाता है तो इसके बाद वो करे तो करे क्या, क्योंकि वापस भी नहीं आ सकता। उसकी जानकारी पूरी जो है, विदेश जब हम जाते हैं तो एक एक चीज़ की जानकारी जो है हमें देनी होती है। हमारा रिकॉर्ड अच्छा रहता है तो हम दोबारा फिर से जा सकते हैं, अगर रिकॉर्ड खराब होता है तो हम नहीं जा सकते। आखिरकार इसको एक पुलिस वाले से मुलाकात हो जाती है। जैसे पुलिस वाले से मुलाकात होती है तो पुलिस वाले जैद की बातें सुनने के बाद बड़ा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है,
तुम मेरे साथ काम करो, मेरी गाड़ी है, मेरी परिवार वाले के लोगों को जाओ ले जाओ, जो भी तनख्वाह है मैं तनख्वाह दूंगा। जैसे कोई फरिश्ते की तरह कोई पुलिस वाले मिल जाता है और जैद उसके लिए काम करना शुरू कर देता है। जैद आराम से काम कर रहा था, आना जाना जो भी उसका होता था, लेकिन किसी ने पुलिस को खबर कर दी कि पुलिस वाले को खबर मिल जाती है कि इसकी कार के अंदर नशीला पदार्थ रखा हुआ है। पुलिस ने उसके चारों तरफ से घेर लिया। उसने बचने की कोशिश की लेकिन बच नहीं पाया। उसके पास 2 बैग रखे हुए थे। जो बैग होते हैं, एक बैग को खोला जाता है तो उसमें क्रिस्टल मैथ ड्रग्स का नाम होता है, जो ड्रग्स का उस ड्रग पाया जाता है जिसकी वजन होती है लगभग 400 ग्राम के आसपास। एक और बैग होता है, उस बैग के अंदर एक और ड्रग पाया जाता है जिसका वजन होता है 305 ग्राम। कुल मिलाकर 705 ग्राम जो उसके पास जो है ड्रग्स पाया जाता है, नशीला पदार्थ पाया जाता है। जैसे ही पता चलता है कि जब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल की तो उसके दोस्त निकलता है, सहयोगी निकलता है उसका, जो कि पाकिस्तान का रहने वाला था। पुलिस उसको भी पकड़ते हैं, जैद को भी पकड़ते हैं। इन दोनों को पकड़ने के बाद गिरफ्तार किया जाता है और 15 जनवरी 2023 को इनको जेल में डाल दिया जाता है। और जब जेल में जाता है तो उसके बाद जैसे इंडिया में कोई केस होता है, केस के बाद पैरवी होती है, पुलिस चार्जशीट लगाती है, अदालत मामले में पहुंचती है, वकील जो होता है जो भी करता है, जज सुनवाई करता है। इस तरह से लगातार तारीख पे तारीख होता है। तो तारीख पे तारीख पढ़ने के बाद यहाँ मामला सरकार से सीधे सीधे टकराव होता है, क्योंकि ये जो यहाँ का किसी का मर्डर नहीं हुआ है, बल्कि सरकार ने, पुलिस ने पकड़ा है और सरकार की पैरवी कर रही है। ऐसी स्थिति में जो है जो भी पुख्ता सबूत इनके खिलाफ जुटाए जा सकते हैं, पुख्ता सबूत जुटाए जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट ये कहती है कि जैद और जो पाकिस्तानी वो लड़का सहयोगी होता है, इन्होंने अपने जुल्म को कबूल कर लिया। जैसे ही अपना जुल्म कबूल कर लिया, क्रिमिनल कोर्ट मक्का की जो आपराधिक न्यायालय होता है वहाँ पे संयुक्त जजों की टीम बैठती है। उन्होंने पूरे मामले की सुनवाई की। सुनवाई करने के बाद इन दोनों को सजाए मौत का हुक्म सुनाती है कि तुमने जो अपराध किया है, यानी कि तुम्हारे जो 705 ग्राम का नशीला पदार्थ पाया गया, ड्रग्स पाया गया है, इसके अपराध के जुल्म में तो तुम्हें सजाए मौत की हुक्म सुनाती है। दरअसल जैसे सजाए मौत की हुक्म सुनाई जाती है, जाहिर से बात है हरकम मचना तय था। जो ये रछौती गांव है, जिस गांव में का ये जैद रहने वाला होता है, उस गांव की आबादी बताया जाता है 10,000 के आसपास है। ऐसा कोई भी घर होगा शायद जिस घर से कोई लड़का, कोई आदमी सऊदी अरब में ना हो। लगभग बताया जा रहा है कि 650 से 700 ऐसे लोग हैं जो कि सऊदी अरब में नौकरी करते हैं और मोस्टली 100% 99% ऐसे लड़के हैं जो कि ड्राइवरिंग का ही काम करते हैं। हालांकि पिछले दिनों एक मोहम्मद मुस्लिम नाम का एक लड़का, वो भी ड्राइवर ही था, उसका मर्डर हो जाता है। किन कारणों से उसका मर्डर हुआ था, जबकि इस गांव के बहुत सारे लड़के हैं जो वहां के काम करते हैं, लेकिन कभी किसी के साथ ना कोई आपराधिक वारदात हुई है, ना ही कोई घटना हुई है। लेकिन एक मोहम्मद मुस्लिम है जिसका मर्डर हो जाता है। उसके मर्डर के बाद क्या हुआ उसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिल नहीं पाई, लेकिन 600-700 लोगों में जैसे सबको पता चलता है कि जैद के साथ कुछ ऐसे घटना हो चुकी है, तो 15 जनवरी 2023 से लेकर ये मामला लगातार चल रहा था। जब अदालत इन्हें मौत की सज़ा सुनाती है, वहाँ पे फांसी नहीं दी जाती है। बताया जाता है कि वहाँ पे चौराहे पे आदमी के हाथ बांध कर उसे वहाँ पे बैठाया जाता है और उसकी गर्दन को कलम कर दिया जाता है। इसी तरह से हो सकता है कि जैद के साथ भी कुछ ऐसा वारदात हो, लेकिन जब सऊदी अरब के जो वहाँ की गवर्नमेंट है, सरकार है, वहाँ के जो राजतंत्र है, वहाँ पे राजा है, उनकी तरफ से एक मैसेज जो कन्वे होता है कि जो इंडिया के लिए कि अगर उसके परिवार के लोग चाहते हैं कि अपील करना चाहते हैं, दया चिका जाहिर करना चाहते हैं,
तो हमें उनको एक अवसर दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं। जैसे परिवार के लोगों को ये बात पता चलती है तो परिवार के लोग इस घटना को सुनकर उनका रो रो के बुरा हाल हो जाता है। उन्हें कोई लीड नहीं मिल पा रही थी, कि कोई लाइन नहीं मिल पा रही थी कि आखिरकार करे तो करे क्या, रास्ते से किस रास्ते से जाए, कैसे जाए, क्या प्रोसेस होता है। हालांकि इस मामले में अब बड़ी संख्या में लोग जो जानकार हैं उनकी जानकारी लोगों ने परिवार के लोगों से संपर्क करना शुरू कर दिया ताकि जैद की ज़िंदगी को बचाया जा सके, ताकि उसे मौत की सज़ा से छुटकारा दिलाया सके और उसे इंडिया वापस लाया जा सके। इस तरह से कोशिश चल रही है। और चाहे विदेश मंत्रालय हो या फिर भारत सरकार हो, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर अन्य कोई माध्यम हो जो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम हो, अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से परिवार के लोग अपील कर रहे हैं कि उनके बेटे को बचा लिया जाए। उनका बेटा पूरी तरह से निर्दोष है। हालांकि उनके कहने का मतलब निर्दोष है, लेकिन वहाँ के जो कानून इस मामले में कोर्ट में जो पुलिस ने चार्जशीट लागू किया है उसके साथ ही जो उन्होंने जुल्म कबूल लिया है उसके हिसाब से वो अपराधी सिद्ध हो चुका है। कब उसको फांसी हो उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें तो साल 2024 में बताया जाता है कि 214 लोगों की मौत की सज़ा का हुक्म सुनाया गया, जिसमें से 101 विदेशी हैं और जिनमें से 101 विदेशी में से 21 पाकिस्तानी हैं। भारत के 2 या 3 लोग बताए जाते हैं, जिनमें एक जैद भी है। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, बताया जाता है कि जितने भी लोगों को सजाएं सुनाई जाती है उसमें राजद्रोह, हत्या, ड्रग्स, इस तरह की जो आरोप है, उन आरोप जब सिद्ध हो जाते हैं उनके बाद वो सजा दी जाती है। बीच चौराहे पे ले जाया जाता है, हजारों की संख्या में वहाँ देख रहे होते हैं, उसको बैठाया जाता है, हाथ उसके बांध दिए जाते हैं, सर पे कपड़ा रख के उसे कोई जल्लाद आता है और गर्दन को कलम करके निकल जाता है। यानी कि वो एक साथ उनकी दुनिया के किसी भी इतिहास में ऐसा पहले जो है नहीं हुआ है। लेकिन गल्फ कंट्री में ऐसा होता है कि अगर कोई अपराध करेगा तो उसके लिए कानून का इतना बड़ा खौफ पैदा कर दिया जाता है कि वो कानून का दुरुपयोग करने से पहले, कानून को तोड़ने से पहले हजारों बार सोचता है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या जुबैर अपने बेटे को बचा पाएगी, यानी क्या इस गांव का लाडला वापस लौट के आएगा या नहीं, ये तो खैर भविष्य की गर्भ में छिपा हुआ है। लेकिन जिस तरह से ये घटना होती है उस घटना को लोगों में जो है विदेश में जो यानी कि जो सऊदी अरब या गल्फ कंट्री में जो नौकरी करने के लिए जाना चाहते हैं उनके अंदर एक डर पैदा हो जाता है। उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं उस पुलिस वाले की ही लापरवाही हो रही होगी जो जैद उसमें फंस चुका है। अब पुलिस वाली की लापरवाही है तो जांच में क्यों नहीं आया, ये भी एक तरह का सवाल है। दोस्तों, ये पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। कुछ भी करने से पहले कानून को ना तोड़े, बस चाहे अपने देश में रहे या चाहे विदेश में रहे।